खैर मैं आपका मेजबान दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं और श्रीनगर स्टूडियो से हमारे साथ है सैयद तजमुल, हमारे सीनियर साथी, वो भी जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। और अब से 10 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा, जहां इस प्रोग्राम में हम इजराइल फ़लस्तीन के हवाले से आज 16वां दिन है और आज भी लगातार इजराइल की जानिब से कई इलाकों, गजा के साथ साथ दीगर कई इलाकों पर भी बमबारी जारी है और अमवात की तादाद 4300 के पार भी पहुंच चुकी हैं, जबकि 1750 बच्चे भी उसमें शामिल हैं। 1000 के करीब खवातीन हैं। वहां पर लोग किस तरह से अस्पतालों के अंदर ईंधन खत्म हो रहा है, अस्पतालों के अंदर अब माना जाता है कि वहां पर ईंधन खत्म होने यानी कि उसकी किल्लत की वजह से मजीद अमवात का खदशा जाहिर किया जा रहा है। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह और इजरायली अफवाज के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है और उसमें भी कशीदगी नजर आ रही है। और अब बात भी करेंगे हम पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जो 4 साल बाद पाकिस्तान वापस आए हैं। फॉरेन पॉलिसी को लेकर उन्होंने बात की है और साथ ही साथ मुल्क के अंदर जिस तरह से महंगाई है उस पर भी बात की है और बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर नवाज शरीफ की जानिब से अवामी इज्तिमा से मीनार पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अवामी जलसे से खिताब किया। क्या कुछ कहा उसने वो भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और उसके साथ साथ भी कुछ अहम खबरें हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर पर भी कुछ सियासी खबरें हैं, उन पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के अंदर कैंसर यानी कि ट्यूमर के केसेस में इजाफा हो रहा है। क्यों ये ट्यूमर के केसेस में इजाफा हो रहा है, क्या कुछ वजूहात हैं, कुछ अहम बुनियादी वजूहात बताए जा रहे हैं, उस पर भी हमारे साथ एक डॉक्टर भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ कुछ दीगर अहम खबरें हैं, क्योंकि 25 अक्टूबर से दरबार शुरू होंगे और उन दरबार में कौन शामिल होंगे उसका भी जिक्र करेंगे और कुछ अहम खबरें हैं जिन पर हम आज जिक्र करेंगे और कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके साथ साथ ही कुछ सीनियर साथी भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में 10 बजे तक उनके साथ भी हमारे साथ भी जुड़ेंगे और उनके साथ भी हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से। आज 22 अक्टूबर है। 22 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद अहम मालूमात बाकात मुल्की सतह पर जो हम रोजाना की तरह आज भी आपकी नजर करते हैं। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 1867 में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया का संग बुनियाद रखा गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 1875 में अर्जेंटीना में पहले टेलीग्राफिक कनेक्शन का आगाज हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 1883 में न्यूयॉर्क में ओपेरा हाउस का इफ्तिताह हुआ है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 1900 में भारत के मशहूर मुजाहिद आजादी इशफाकुल्लाह खान की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 1964 में फ्रांसीसी फलसफी और मुसन्निफ चार्ल्स पॉल सार्तर ने नोबेल इनाम से इनकार किया है। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 1975 में खलाई जहाज वीनस 9 की ज़हरा सैयारे पर कामयाब लैंडिंग हुई है। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 2004 में रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी में हिंदुस्तान 14वें नंबर पर रहा है, ये एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2004 के अंदर। और आज ही के दिन 22 अक्टूबर साल 2016 में हिंदुस्तान ने कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है, 22 अक्टूबर साल 2016 के दौरान। तो नाजरीन, थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि आज 22 अक्टूबर को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे श्रीनगर से सईद तजमुल। बहुत बहुत शुक्रिया। नई दिल्ली के स्टूडियो से मेरे साथी मेरे दोस्त गवहर कुच्छे और श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान का आप तक सलाम पहुंचे। टेलीविजन नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया की तमाम राब्ता साइट्स इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक के जरिए से इस नशरियात को आप मुल्क भर दुनिया भर में इस वक्त एक साथ देख रहे हैं। नाज़रीन, तमाम इंसानी जावियों के एतबार से देखें तो तमाम नजर इस वक्त गजा पट्टी में जारी वो दहशतगर्दी है जो इस वक्त इसराइल की तरफ से मासूम फलस्तीनियों पर जारी है। और बीती रात में बड़ी डेवलपमेंट हुई थी, जो इमदादी खुराक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से सप्लाई करने के ऑर्डर्स मिलने के बाद अब इसमें ईंधन को रोक दिया गया है। और इसी बीच में इस्राएली फौज की जानिब से गजा में बर्बरियत का सिलसिला जारी है। शोहदा की तादाद 4300 से तजावुज कर चुकी है, जिनमें 1750 से जायद बच्चे शामिल हैं। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक
फलस्तीनी वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों से मुतासिर होने वाले अफराद में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा के फलस्तीनी शोहदा में 1756 बच्चे, 976 खवातीन शामिल हैं। इसराइली बमबारी से 13,651 फलस्तीनी इंतहाई मजरूब यानी जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब गजा में इमदाद की फराहमी पर इसराइल की हठधर्मी बरकरार है। इसराइली फौज ने गजा में इंसानी बहरान से इनकार करते हुए कहा कि इमदाद में ईंधन नहीं जाएगा। मिस्र की रफे क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा के जुनूबी इलाके में पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा आलमी खुराक ने 20 इमदादी ट्रकों को नाकाफी करार दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा में खाना, पानी, बिजली और ईंधन नहीं है। गजा की तशवीशनाक सूरत हाल में मजीद इमदाद दरकार है। नाज़रीन, और भी है, गजा की ब्रेकिंग के साथ लिबनान की ब्रेकिंग भी है। कायरो में क्या कुछ सूरत हाल है, लेकिन मेरे मेहमान आज भी हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर राम श्रीवास्तव जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राम, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, पहले जानना चाहूंगा, इमदादी खुराक में जब ईंधन की सप्लाई को इसराइल ने गजा के दाखिले पर पाबंदी लगा दी और इनकार किया कि ईंधन नहीं जाएगा, इस ईंधन से अस्पतालों में जख्मी अफराद को बचाया जा सकता है और इस ईंधन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मामलात आप किस तरह से देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। एक तो ये कि फिलिस्तीनों को मदद देना वो एक मानवीय इंसानियत का एक तकाजा है, और दूसरी चीज ये है आतंकवादियों को खत्म करना। रहा सवाल ये है कि मदद जो आ रही है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के छत्र छाया में आ रही है, उसको जो है जिनको आवश्यकता उनको पहुंचना चाहिए, ना कि उन लोगों को जो आतंक फैला रहे हैं। और यही एक कारण है कि जब मिस्र ने ये सब मदद उस रास्ते से भेज रहा है, तो इधर इजराइल का ये कहना है कि भाई आप अपने दरवाजे खोलकर इन फिलिस्तीनियों को जो सच में जरूरतमंद है अपने मुल्क में क्यों नहीं आने देते। मिस्र ने और सभी दूसरे देशों ने फलस्तीनी जितने भी बेचारे दुआ के काबिल हैं, जिनको कि आज न खाने के लिए न पानी पीने के लिए, जिनके पास कपड़े भी, अब ठंड आ रही है, बिल्कुल नहीं है, उनके घर बर्बाद कर दिए गए हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो नरसंहार हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हमारा सिस्टम है। हमारा सिस्टम जो जिम्मेदार है, उसी के कारण आज स्थिति यह है कि इजराइल का तो साफ कहना है कि भाई इधर जो भी अब मदद आएगी, उस मदद को जो काबिल लोग हैं वहीं तक पहुंचे। और वो कौन लोग हैं? फिलिस्तीनी लोग हैं, गरीब लोग हैं। लेकिन इनकी आड़ में जो आतंकवादी अगर वो मदद ले लेंगे, इसलिए उन्होंने वहां पर ईंधन का मना कर दिया है। हालांकि ईंधन की सख्त जरूरत है। आज अस्पतालों में चूंकि बिजली बंद है, तो डीजल की वजह से वहां पर अगर बिजली पैदा होती है तो ऑपरेशन हो जाते हैं। सोचिए कितनी दयनीय हालत है कि वहां जो गरीब फिलिस्तीनी बम के टुकड़ों से घायल होकर आते हैं, उनके ऑपरेशन करने के लिए एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, उनको सीधा काट करके ऑपरेशन करना पड़ता है। कितना अमानवीय कृत्य है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन इसके जड़ में चीज क्या है? इसके जड़ में चीज सिर्फ एक ही है, जो कल भी मैंने आपको बताई थी कि क्या आज के समाज में लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, चाहे वो फिलिस्तीनी हो, चाहे अरब के देश के हों, चाहे लेबनान के हों या ईरान के हों या दूसरे सभी धर्मों के हों, उनको ये सोचना चाहिए जब अल्लाह ताला ने सब इंसानों को एक साथ बनाकर धरती पर भेजा है, उस समय तो उन पर कोई ठप्पा नहीं लगा था कि ये यहूदी है या क्रिश्चियन है। ये जो यहाँ आकर आए हैं, तो क्या उनको तीनों को रहने का अधिकार नहीं है? तो अरब के देश मिलकर और एक धर्म की आड़ लेकर, आतंकवाद का सहारा लेकर, जो इस तरह इजराइल के ऊपर हमेशा आक्रमण करते रहे। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, जब भी जंगी माहौल दो मुल्कों के बीच में पैदा किया जाता है, ये होता नहीं है, पैदा किया जाता है और कोई एक अनासर इसके पीछे खड़े होते हैं। और इसराइल का हमने देखा कि गाजा पट्टी और यरूशलेम और आसपास में जिस अंदाज से गुज़श्ता 7 दहाइयों के दौरान वो फलस्तीनियों पर जुल्म ढाते रहे, और उसके बाद चूंकि इसराइल जस्टिफाई कर रहा है कि हम फलस्तीन के दुश्मन नहीं है, हमारा मुकाबला हमास के साथ है। इसराइल को अमेरिका इंग्लैंड के बैकअप के बाद ऐसा क्या बैकअप है
कि एक दुनिया एक तरफ है और इसराइल की जो हठधर्मी है वो अपनी जगह है, जहां पर इमदादी खुराक और ईंधन वगैरह की जब हम बात करते हैं, क्या बैकअप इतना बड़ा इसराइल के पास है कि वो इसराइल और फलस्तीन के बीच में जंग को उसूलों के मुताबिक नहीं लड़ रहा है? जंग को उसूलों के मुताबिक नहीं लड़ रहे हैं तो क्या जो 5000 जो रॉकेट दागे गए थे इसराइल पर, वो क्या जंग के उसूलों के हिसाब से थे? क्या इसराइल का सिर खुजा रहा था कि भाई आकर इस पर रॉकेट मार दीजिएगा? तो हम लोग जो है, जो फिलिस्तीनियों की आड़ में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, उनको तो भूल जाते हैं और उसका प्रतिक्रिया ये देखते हैं। अगर इतनी हमदर्दी है तो इजिप्ट की बॉर्डर को खोल करके फिलिस्तीनियों को अंदर क्यों नहीं आने देते? वहां क्यों नहीं शरणार्थी शिविर बना लेते? उनको जो चाहिए वो मदद दे दीजिएगा, पर नहीं, वही रखेंगे, क्योंकि उनकी आड़ में आतंकवादी आएंगे और वो फिर से वही फसाद पैदा करेंगे जो सदियों से, इतने दिनों से चला आ रहा है। तो डॉक्टर साहब एक चीज आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरह से अमेरिकी सदर जो बाइडेन की जानिब से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है, उनका मानना है कि हमास ने इसलिए ये हमला किया ताकि जो इजराइल और सऊदी के दरमियान जो ताल्लुकात का अमल होने वाला था उसको खराब करने की कोशिश है। और दूसरा, उन्होंने अब यह खदशा जाहिर किया है कि इजराइल और हमास के दरमियान जो जंग जारी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अरब देश है, अरब कंट्रीज हैं, वो एक ना हो जाए। देखिए, ये जो जियो पॉलिटिकल स्टेटस है उसमें हर देश के अपने अपने स्वार्थ जमे हुए हैं। ईरान का अपना मकसद जमा हुआ है। ईरान में आप क्या समझते नहीं है वहां कितनी जो है इंसानियत को वहां पर कत्ल किया जाता है। एक बालिका थी जिसका कि सिर खुल गया था, उसको मार डाला गया। कितना आंदोलन हुआ। आज वहां महिलाओं की क्या स्थिति है? पूरी दुनिया में महिलाओं की इज्जत होती है, लेकिन ईरान में आज भी, और तालिबान के और जो आपके आईएसएस के लोग हैं, उन कट्टरपंथियों ने पूरा फिजा बिगाड़ रखी है। और जो मुल्क आगे बढ़ना चाहते हैं वहां आतंकवादी गतिविधियां करके इस तरह का फसाद पैदा करते हैं। ये जियो पॉलिटिक्स में हर देश का अपना इंटरेस्ट है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में देखिए, रूस का अपना मकसद है, क्योंकि वहां पर जो है उसका कारण एकदम अलग है। यहाँ आपके यहाँ पर जो इस समय झगड़ा चल रहा है और दुनिया में हम लोग भूल जाते हैं। आज ही देखिए दुनिया में कहाँ कहाँ भयंकर तूफान आए हुए हैं, बाढ़ आई हुई है। जियो पॉलिटिकल स्टेटस को उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है? क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? वायुमंडल में आज आप कल्पना कीजिए कि 600 दिन से ज्यादा बम्बार्डमेंट आज यूक्रेन में रशिया कर रहा है और यूक्रेन भी कर रहा है। उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, उससे कितना ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, उससे जो गर्मी पैदा हो रही है, जो वायुमंडल में क्लाइमेटिक चेंज हो रहे हैं, उसके कारण जहां जंगलों में आग लग रही है। डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि एक और बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है गजा के अंदर, जहां पर गजा के हवाले से जहां हम फलस्तीन और इजराइल की बात करें तो वहीं पर अब खबर आ रही है कि गजा में इमदाद की जो फराहमी है उस पर इजराइल की हठधर्मी बरकरार है और अस्पतालों के अंदर ईंधन न होने से अब वहां पर तिबी अमले को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि जो नामौलूद बच्चे और उसके साथ साथ ही जो जख्मी लोग हैं, वो उनका खदशा जाहिर किया रहा है कि उसकी वजह से अब अमवात में इजाफा हो सकता है, क्योंकि वहां पर ईंधन की कमी की वजह से अस्पतालों के अंदर मुश्किलात पेश आ रहे हैं। रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा के जुनूबी इलाके में अगरचे दाखिल हो गए हैं, ताहम अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है आलमी खुराक 20 इमदादी ट्रकों को नाकाफी करार दिया है। गुज़श्ता रोज जिस तरह से रफा क्रॉसिंग को इमदादी सामान के लिए खोल दिया गया है और इमदादी सामान की जो गाड़ियां हैं वो गजा के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन गाड़ियां इतनी कम हैं कि आलमी इदारा जो अक़वाम मुत्तहिदा का है खुराक का इदारा, उसकी जानिब से कहा गया है कि जो 20 इमदादी ट्रकें हैं वो नाकाफी हैं और उनका मानना है कि गजा में खाना, पानी, बिजली और ईंधन नहीं है, जिसकी वजह से गजा के अंदर सूरत हाल जो है वो तशवीशनाक बनी हुई है और इसमें मजीद फौरी इमदाद की ज़रूरत है। ये आलमी जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा आलमी खुराक है उसकी जानिब से ये कहा गया है। और दूसरी तरफ से जो फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत है उनका मानना है कि इमदाद में ईंधन शामिल न होने की वजह से अब बीमारों और जख्मियों की जानों के लिए खतरा उन्होंने इसे करार दिया है, क्योंकि अस्पतालों के अंदर ईंधन न होने की वजह से मजीद अमवात का खदशा, इसमें बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है।
और आलमी बरादरी से अपील की गई है कि वो रफा क्रॉसिंग जो है वहां से इमदादी सामान भेजा जाए, उसके साथ साथ अस्पतालों के लिए ईंधन भी भेजा जाए ताकि जो अस्पतालों के अंदर सूरत हाल बनी हुई है उसे काबू पाया जा सके। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि हालात जो है पिछले 15 दिनों से लगातार आपके सामने भी है। अब जो जिस तरह से अब रफा क्रॉसिंग को इमदादी सामान के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन जिस तरह से अब खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अस्पतालों के अंदर ईंधन नहीं है और ईंधन की वजह से वहां जो मरीज हैं, जो जख्मी हैं, उसमें यह जाहिर किया जा रहा है खदशा कि मजीद मौतें या मजीद अमवात हो सकती है। देखिए, जहां तक ईंधन रोकने का सवाल है, उसका असली कारण क्या है ये तो समझना सिर्फ इजराइल के लोगों को ही मालूम होगा, लेकिन हकीकत में इस संभावना को भी आप नकार नहीं सकते हैं कि जो हमास के आतंकवादी हैं वो फिलिस्तीन जो निहत्ते हैं, गरीब हैं और दयनीय स्थिति में, उनको आड़ में उस ईंधन को वो ले जाकर सुरंगों में छुपे हुए वहां अपने जनरेटर चालू करके और वहां जीवन उनको मेंटेन कर सकेंगे और इस तरह से आतंकवाद की घटना करते जाएंगे। तो ये तो निश्चित है कि जब तक आतंक खत्म नहीं होगा, आतंकवादी खत्म नहीं होगा, लेकिन इस समय दो पार्टों के बीच में फिलिस्तीनी लोग जो हैं पिस रहे हैं, मर रहे हैं, और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका सिर्फ यही है कि 20 ट्रकों की सहायता से कुछ नहीं होता। उनको वास्तव में इस समय देखा जाए तो इजिप्ट को अपनी बॉर्डर खोल देना चाहिए और जो 7 लाख फिलिस्तीनी सफर कर रहे हैं उनको वहां बुलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ को वहां पर ये सहायता देना चाहिए जिसमें कि किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होगी। हेलो डॉक्टर साहब, जिस वक्त आप इस मशरिकी वस्ता की पूरी तस्वीर देखते हैं और जिस अंदाज से मैंने कहा था कि हमास के हमले के बाद इसराइल ने जब जवाबी कार्रवाई की, तो जवाबी कार्रवाई में कल से हम बता रहे हैं कि जो बॉम्ब शेल गिराया गया था अस्पताल बिल्डिंग पर, उसे साफ तौर पर लग रहा था कि यह अमेरिका का तैयार करदा बॉम्ब था और हमास के पास इतनी सलाहियत या कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना बड़ा बॉम्ब जो है उसका इस्तेमाल कर सकता। गालिबन ये तो साफ है ना, जहां आप मिलिटेंटों के आड़ में ईंधन का इस्तेमाल करने पर इसराइल के इस मामले को देखते हैं, तो दूसरी तरफ जहां अस्पतालों पर आप बॉम्ब गिराते हैं, मिसाइल गिराते हैं, ये तो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। देखिए, बिल्कुल इंसानी हकूकी के खिलाफ है, लेकिन आपने भी वो वीडियो देखा होगा, मैंने भी वो वीडियो देखा है। अस्पताल को कोई उससे क्षति नहीं पहुंची है और दूसरा आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मिसाइल होगी या हवाई जहाज से कोई बम फेंका जाएगा तो जिस जगह गिरेगा वहां गड्ढा होगा, उसके आहते में जो गिरा हुआ है वहां गार्डन में लोग सो रहे थे, महिलाएं सो रही थी, बच्चे सो रहे थे, 471 लोग हलाक हो गए उसमें। और वहां कार पार्किंग का स्थान पूरा का पूरा वीडियो में दिया है, कहीं भी इस तरह का मिसाइल का वो नहीं है। तो यह भी एक संभावना को आप निरस्त नहीं कर सकते हैं कि ये एक जनरल जो सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह का कोई प्रयास किया गया हो। यह भी हो सकता है कि आतंकवादी जो है अस्पतालों में, स्कूलों में शरण ले रहे हैं और फिलिस्तीनियों के आड़ में बंदूक की नोक पर उनको आगे रखकर इस तरह की अगर हरकतें कर रहे हैं तो युद्ध में इसके अलावा और क्या हो सकता है। अभी तो दूसरा चरण जब आएगा, जब इजरायली सेना अंदर घुसेगी और सुरंगों के मुंह को बंद करेगी, और वो कैसे बंद करेगी, निश्चित रूप से इजराइल ने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जिसमें केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स का युद्ध में उपयोग करने पर बंदिश लगाई गई है। और इसलिए अगर उसने केमिकल वेपन्स का भी यूज किया तो सुरंगों में से उनको निकालने का दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, तो वो और ज्यादा दर्दनाक और भयानक। डॉक्टर साहब वापस आएंगे आप पर, क्योंकि इसराइल के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्वीट जारी किया था कि मजकूरा अस्पताल बिल्डिंग में मिलिटेंटों ने पनाह ले रखी है, हमला किया गया था, लेकिन बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। लेकिन इसी बीच में बड़ी और अहम ब्रेकिंग खबर आ रही है, लिबनान में हिजबुल्लाह के जो मिलिटेंट है उन्होंने अपने मिशन में अभी तक कहां तक पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के मिलिटेंट जो लिबनान की सरहदों से लेकर अंदर हुदूद में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक 1 दर्जन से जायद अफराद जो हैं इसमें जान बहक हो चुके हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पों का सिलसिला दूसरी तरफ जारी है। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान हिजबुल्लाह कारकुन की तादाद 17 हो गई जो अभी तक जान बहक हुए। लिबनान में हफ्ते के रोज हिजबुल्लाह के मजीद 4 कारकुन जो हैं वो जान बहक हुए। इसमें से हिजबुल्लाह कारकुन की नमाज जनाजा जब अदा की गई, जनाजे में हजारों अफराद ने शिरकत की। बरतानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह कारकुन लिबनान के इलाके हुल्ला से इसराइली फोर्सेस के साथ
लड़ता हुआ शहीद हुआ। हिजबुल्लाह का कहना है कि इस्राएली हमले में थाईलैंड के 2 कारकुन भी जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के रहनुमा नाइम कसीम ने कहा कि जो हालात पैदा हो रहे हैं, अगर इसमें हमारी मुदाखलत की जरूरत पड़ी तो हम जरूर करेंगे। दूसरी जानिब इस्राइल वजीर दिफा ने कहा कि हिजबुल्लाह ने जंग में शामिल होने का फैसला किया है, इसलिए इसे कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हमें एक बड़े चैलेंज का सामना है। दरियासना कतरी नशरियाती इदारे का कहना है कि लेबनान के साथ इसराइल की सरहद पर बड़ी तादाद में इसराइली फौजी गजा के साथ जारी जंग में मुमकिन तौर पर नए शुमाली महाज की तैयारियां कर रहे हैं। सरहदी इलाके को एक नए फौजी अड्डे में तब्दील किया जा रहा है। तोपखाने भी तैयार हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी तैयार की गई। इसराइली लेबनानी सरहद के करीब मकामी इलाकों में मकामी कस्बों और देहातों को मुंतकिल किया गया और फौजियों को वहां भेजा जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये जो इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान अब दूसरे महाज पर ये जो नई लड़ाइयां शुरू हुई है और पहले से ही हमास के बाद अब हिजबुल्लाह के मैदान में आने के बाद 17 कारकुन उनके जो हैं अभी तक जाम बैक हुए और इसराइल ने भी इसका रेसिप्रोकल दिया। इसराइल ने कहा कि हमें इंतजार था कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग से दूर रहे तो अलग बात है। अब क्योंकि वो जंगी माहौल में और मैदान में दाखिल हो चुके हैं, क्या ये कोई बड़ा चैलेंज है हमास और हिजबुल्लाह इसराइल की बड़ी ताकत के सामने? देखिए, बड़ा चैलेंज तो है, निश्चित रूप से है, लेकिन अकेले जो है इजराइल या लेबनान के लिए या हिजबुल्लाह के लिए नहीं है, ये फिलिस्तीनियों के लिए नहीं है, आपको और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों, जहाँ कहीं भी युद्ध होता है, युद्ध का असर जो है पूरी दुनिया में जाता है। सब जगह महंगाई बढ़ती है, अराजकता बढ़ती है और अंडरवर्ल्ड जो है एक्टिव हो जाते हैं, हथियारों के सौदागर इसमें एक्टिव हो जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए ड्रग्स के सौदागर भी इसके साथ एक्टिव हो जाते हैं। दुनिया में अशांति फैलने का एक सबसे बड़ा कारण कहीं भी युद्ध होना है। और आज का हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है। आपसी भेदभाव मिटाकर बैठकर टेबल पर डिप्लोमेसी और डायलॉग से इसका हल करना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जब तक धर्म से आप आतंक को दूर नहीं करेंगे, जब तक इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि अल्लाह ताला ने यहूदियों को भी जमीन पर बनाकर भेजा है, क्रिश्चियंस को भी भेजा है, मुसलमानों को भी भेजा है, उनका सबका मालिक वहां अब्राहिम जब यरूशलेम पर आया था तो उस जगह को जो झगड़े की जड़ है उसको अंतरराष्ट्रीय एक ह्यूमैनिटी का टेम्पल बनाकर रखिए और इस बात पर सहमत होइए क्या यहूदियों को धरती पर जिंदा रहने का हक है या नहीं। जब तक ये दिमाग में से ये कीड़ा नहीं निकल जाएगा तब तक इस तरह के युद्ध होते रहेंगे, ये परेशानी होती रहेगी। और जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह में अपनी कोई ताकत नहीं है। जो कुछ ताकत है ईरान की है, ईरान उसको कर रहा है, पीछे से बैकअप कर रहा है। ईरान भड़काने की कोशिश कर रहा है बाकी के अरब देशों को कि सब एक साथ टूट पड़ो, इजराइल को, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दो, जो कि एक बहुत गलत चीज है। आज की तारीख में नहीं हो सकता है। मिस्र की जो उनकी पीस वार्ता हुई कल, उसके क्या परिणाम निकले, किस नतीजे पर पहुंचे, वहां पर भी पूरे डॉक्टर साहब एक एक्सपर्ट व्यू आपसे जरूर लेना चाहूंगा। ये जो गुरेला तर्ज के वार होते हैं, चाहे वो हमास की तरफ से लड़े गए या अब हिजबुल्लाह की तरफ से लड़े गए हैं, जब आप एक गुरेला वार को पूरा कन्वर्ट करें जंग के माहौल में, एक बड़ी ममलिकत के खिलाफ आप एक साथ खड़े हो जाते हैं, तो इसमें अमूमन हमने देखा कि इसराइल यरूशलेम में अभी तक जितनी जंगें हुई, मुख्तसर जंगें हुई, लेकिन इसराइल की जीत हमेशा हुई है। तो क्या आज के वक्त में जब कल हमास ने अपना बयान जारी किया था कि काबुल में जिस तरह से तालिबान ने अमेरिका को वहां से निकाला था, अब हिजबुल्लाह और हमास जो है, हालांकि उन्हें हिजबुल्लाह का नाम नहीं लिया बल्कि हमास का नाम लेकर कहा कि इसराइल को यहां से बाहर कर देगा, क्या इस मुख्तसर जंग में या तवील जंग में मिलिटेंट वर्सेस स्टेट, क्या ये पॉसिबल है? देखिएगा, जिस दिन ये नौबत आएगी कि इजराइल को वहां से जमींदोज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, इजराइल उस दिन जो है, जो उसके पास एटॉमिक आर्सेनल है, जो न्यूक्लियर आर्म्स है, उनका उपयोग करेगा और वो इस सभ्यता के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि ऐसी नौबत ना आने दे कि हम लोग। डॉक्टर साहब आखिर पर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से सिचुएशन बनी हुई है इस वक्त,
फ़लस्तीन या इजराइल के अंदर इजराइल के साथ जो झड़पें लगातार जारी हैं। दूसरी तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान पर जो 8 साल पाबंदियां थी, मिसाइल के हवाले से मिसाइल पर पाबंदियां 8 साल से लगातार उन पर थी, और इस वक्त वो पाबंदियां हटाना, आप उसे कहां पे देखते हैं? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, जियो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, अपने अपने स्वार्थ के लिए सब लोग कर रहे हैं। इसमें चीन की जो भूमिका है वो आपको और हमको नजर नहीं आ रही है। चीन में क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि चीन के वहां के कुछ व्यापारी जो कबाड़ लेते हैं, जो वहां पर अमेरिका में जब 9/11 का हमला हुआ था ट्विन टावर पर, उसका मलबा कौन ले गया, कहाँ ले गया? उनको उन्होंने मलबे को समुद्र में डालकर रिक्लेमेशन ऑफ द अर्थ किया और उसका रिसाइकलिंग किया। तो आज की तारीख में इधर जो बर्बादी हो रही है आपके गाजा पट्टी में, इस बर्बादी को देखने के लिए दुनिया के वो कबाड़ी जो कि अपने देशों के लिए कुछ करते रहते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि ये युद्ध खत्म हो, इस कबाड़े को हम ले जाएंगे और यहाँ नए कंस्ट्रक्शन करने के हमको ठेका मिलेंगे। तो हर तरह के लोगों के अपने अपने स्वार्थ होते हैं, अपनी अपनी मंजिल होती है, लोगों की इच्छा होती है कि हमारे आर्म्स बिके, हमारे अस्तित्व बना रहे। अन्यथा 600 दिन तक बताइए, रूस जैसी महाशक्ति का लड़ाई चल रही है किस पे, यूक्रेन पर, उसका समाधान क्यों नहीं हो पाता? हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रही है? डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए और मशरिकी वस्ता की इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर हमारे और व्यूवर्स के बीच में अपनी आरा पहुंचाने के लिए। नाज़रीन, अब इजिप्ट में कायरो में जो कल मीटिंग हुई थी उस पर मुफस्सिल तौर पर रिपोर्ट आया चाहती है कि इसराइल को छोड़कर कम से कम तमाम देशों ने इसमें शिरकत की और मशरिकी वस्ता अरब कंट्रीज की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर सीर बहस हासिल की गई। मशरिकी वस्ता में इस वक्त जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि इसराइल फलस्तीन के बीच में गजा पट्टी में अगर इसराइली फौज दाखिल होती है तो ये कई अक़वाम मुत्तहिदा की और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी। इसी बीच में आलमी रहनुमाओं ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया। मिस्र में गजा की सूरत हाल पर काहिरा में अमन इजलास के दौरान खिताब करते हुए बरतानिया के वजीर खारजा जेम्स क्लोरी का कहना है कि इसराइली हुकूमत से आलमी कानून का एहतराम करने का कहा। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद इसराइली फौज से तहम्मुल का मुजाहरे करने के लिए कहा गया। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान का कहना है कि इसराइल की गजा के लोगों की जबरी बेदखली कोशिशों को मुस्तरद किया जाता है। बड़ा बयान वजीर खारजा फैसल बिन फरहान सऊदी का है। इसराइल की गजा के लिए लोगों की जबरी बेदखली की कोशिशों को वो मुस्तरद करते हैं। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने काहिरा अमन इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मशरिकी वस्ता तनाज़ा में फैलाव नहीं होना चाहिए। आलमी बिरादरी इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल का रोड मैप बनाए। अपने खिताब में यूनान के वजीर आजम का कहना था कि मशरिकी वस्ता में अमल बहाल होना चाहिए। इसराइल फलस्तीन तनाज़े का हल 2 रियासती हल की बुनियाद होना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल फलस्तीन तनाज़े में फौजी मुदाखलत सियासी हल का मतबादिल नहीं हो सकती। जहाँ नाजरीन, मिस्र के शहर दारुल हुकूमत काहिरा में कल ये पीस जो इजलास है वो शुरू हुआ, अमन का इजलास, जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक ने इसमें शिरकत की है। और मिस्र के अंदर जिस तरह से इस सूरत हाल जो गजा की सूरत हाल बनी हुई है, काहिरा की इस अमन इजलास के दौरान मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से अपने अपने जो ख्यालात हैं उनका इजहार किया है। जहाँ पर बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी कहा गया है कि इजरायली हुकूमत से आलमी जो कवानीन है उसका एहतराम करने पर भी जोर दिया है कि वो उन आलमी कवानीन पर अमल करे। जिस तरह से आम शहरियों बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है उससे रोकने पर जोर दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद इसराइली फौज से तहम्मुल का मुजाहरा करने को भी कहा है। और सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान की भी जानिब से भी इसराइल की गजा के लोगों की जबरी बेदखली की कोशिशों को मुस्तरद किया है। इस सिलसिले में साउथ अफ्रीका की जानिब से भी जो वहां पर उनके नुमाइंदे थे उनकी जानिब से भी इसराइल को खतफ़े तनकीद बनाया गया है। Share ideas on what needs to be done. We gather here united by our deep concern at the unprecedented conflict that has engulfed Gaza and Israel, and our distress at the depth and extent of human suffering. As South Africa, we hold the firm view that
the attack on civilians in Israel and the ongoing siege of Gaza and the decision to forcibly move the people of Gaza, together with the indiscriminate and cruel use of force through bombing, destruction of infrastructure, that these are violations of international law. More than that, these attacks are an affront to our common humanity. We call for an immediate cessation of hostilities. We call for the release of hostages, the lifting of the siege of Gaza, and we also call for the opening of humanitarian corridors so that basic necessities such as food, medicines can go through, so that provisions of human aid that are required for the people of Palestine can go through. We also call for a United Nations-led negotiation process towards. चलिए, ये थी काहिरा के अंदर जो अमन इजलास कल मुनक्कद हुआ है। इस सिलसिले में इजराइल की जानिब से जिस तरह से गजा के अंदर बमबारी की जा रही है, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों और ख़वातीन की भी अमवात हो रही है, इससे जो है इसकी मजम्मत की गई है और जोर दिया गया है कि वो आलमी जो कवानीन है उस पर अमल करे। बढ़ते आगे बात ज़रा सरहद के उस पार यानी कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी करते हैं। 4 साल बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हुई है, जहां पर उन्होंने कल मीनार पाकिस्तान के अंदर अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया, जहां पर उन्होंने कहा कि उनके दिल में इंतकाम लेने की कोई तमन्ना नहीं है और कहा है अपने इजलास के दौरान कि इदारों को एक साथ मिलकर काम करना होगा, तभी इस मुल्क को आगे ले जाया जा सकता है। ये कल एक अवामी रैली से खिताब करते हुए, इज्तिमा से खिताब करते हुए पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान की साबिक हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि लोड शेडिंग, महंगाई और साथ ही साथ बिजली में जो बिजली बिलों में बिजली फीस में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से आवाम आज मुश्किलात के शिकार हुए हैं और साथ ही साथ जिस तरह से मुल्क के अंदर बेरोजगारी है बढ़ रही है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है और साथ ही साथ मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को लेकर भी सवाल उठाए हैं और मशरिक और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान के हवाले से भी उन्होंने अपनी इस स्पीच में, अपनी इस तकरीर में उसका भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मिलकर हम सबको मिलकर एक होना चाहिए और तभी ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ अपने वतन 4 साल बाद पहुंचे। वतन पहुंचने पर उन्होंने मीनार पाकिस्तान में खिताब किया, इमरान खान की खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क जिस सूरत हाल में इस वक्त है उससे निकालना हर हाल में मुस्लिम लीग नून और बाकी इत्तेहादी जमातों का पहला जिम्मेदारी है। उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि जिस हालत में पाकिस्तान को छोड़कर लीडरान चले गए उसका कंपनसेट या इसका मतबादिल या इसका सानी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा पाकिस्तानी अवाम से अपने माजी, मुस्तकबिल और हाल से मुतल्लिक बातचीत की। नवाज शरीफ की वापसी उस वक्त पाकिस्तान में वापस हुई जब पीटीआई के सियासी रहनुमाओं साबिक वुज़रा को अलग अलग पार्टियां देने के लिए शायद गालिबन मजबूर भी किया गया। इमरान खान फिलवक्त जेल में है, उनके खिलाफ तोशाखाना और कई एक केसेस को लेकर फिलहाल उन्हें अदालतों और जेल तक ही महदूद रखा गया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए रास्ता हमवार करने में इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पहले ही वीडियो जारी किए थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में जो ही इमरान खान की सरकार चली जाएगी, इमरान खान को बलोचिस्तान जेल भेजा जाएगा। उसके बाद नैब के केसेस जितने भी हैं, आसिफ जरदारी और बाकी नवाज शरीफ खानदान के लोग और बाकी वुज़रा, उनके केसेस खत्म कर दिए जाएंगे और नवाज शरीफ की अहलियत को वापस रखा जाएगा, उन्हें पाकिस्तान लाया जाएगा और पाकिस्तान में दोबारा करप्शन का बोलबाला होगा।
वैसा ही हुआ जैसा इमरान खान ने ड्राफ्ट बताया था और इसी स्क्रिप्ट के मुताबिक नवाज शरीफ की इंग्लैंड, दुबई और बाकी ममालिक में इलाज और मुआवजा मुकम्मल होने के बाद कल 4 साल के इंतजार के बाद वतन वापसी हुई और वतन वापसी के साथ ही नवाज शरीफ ने दुनिया भर के हालात और वाकयात, पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल, सलामती, सिक्योरिटी और बाकी मामलात पर तफसील से बातचीत की। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो अबूरी हुकूमत इस वक्त है, अब जनवरी फरवरी में इंतखाबात फिलहाल नजर नहीं आते हैं। हालांकि नवाज शरीफ कई केसेस में मतलूब हैं, उन्हें 24 अक्टूबर तक मकामी कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है और जमानत मिलने के बाद नवाज शरीफ के अवामी इज्तिमा में खिताब करेंगे और दुनिया भर की सूरत हाल, मशरिकी वुस्ता, फलस्तीन, इसराइल, गाजा पट्टी और बाकी सूरत हाल के लिए नवाज शरीफ के लिए अच्छा खासा प्लेटफॉर्म सजा हुआ है। पाकिस्तान के इंतखाबात कुछ देर बाद अप्रैल मई में होंगे और उसके बाद असल सूरत हाल सामने आ जाएगी कि अगला वजीर आजम क्या अलायंस पार्टनर में पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ नून के दरमियान, मुस्लिम लीग नून के दरमियान होगी या कोई तीसरी पार्टी अब की बार पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार आ सकती है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मशरूत रिहाई के बाद उनका वीडियो जारी होने के बाद दुनिया भर की नजरें पाकिस्तान की सूरत हाल पे बराबर लगी हुई है। एशियन टाइगर बनने जा रहा था उस जमाने में। हम तो अपना पाकिस्तान को G20 में ले जाने की तैयारी कर रहे थे। आज दुनिया के बहुत सारे मुल्क G20 में चले गए हैं। हमसे इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ गए जो हमसे बहुत पीछे थे। हमसे बहुत पीछे थे लेकिन आज हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हम बहुत पीछे रह गए हैं। हमने ना सिर्फ उनको पकड़ना है बल्कि उनसे भी आगे जाना है। जख्म इतने लगे हैं कि वो भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। नवाज शरीफ के दिल में अगर तमन्ना है बस यही है, मेरी ये कौम के लोग खुशहाल हो जाए, इनके घरों में खुशियां आ जाएं, इनके घरों में खुशहालियां आ जाएं, इनके घरों के अंदर रोशनी के चिराग जलें, इनको रोजगार मिले, इनको एक बाइज्जत पाकिस्तानी बनने का मौका मिले। किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। हम अपना हमसायों के साथ लड़ाई करके दुनिया के साथ अच्छा ताल्लुक करके तरक्की नहीं कर सकते। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे और कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा, बड़े बावकार तरीके से आगे बढ़ना होगा, तदबीर के साथ बढ़ना होगा। अगर ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान से अलहदा ना होता तो आज मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन गया होता जिसको इंडिया भी राह देता और पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश के साथ, जो कि उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, हम मिलकर 4 साल बाद पाकिस्तान की वतन यानी कि पाकिस्तान वापसी हुई है। 4 साल बाद कल तकरीबन 2 बजे के करीब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जहां पर उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। उसके बाद ही रात देर गई मीनार पाकिस्तान के अंदर उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया, जहां उन्होंने कहा मुल्क की फॉरेन पॉलिसी पर, मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, बिगड़ती हुई मईशत, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी, उसके साथ साथ महंगाई, उसका भी जिक्र किया है और जोर दिया है सभी इदारों को मिलकर एक साथ आगे बढ़ना होगा, तभी इस वक्त जो मुल्क के अंदर हालात है उससे हम उठकर खड़े हो सकते हैं। नाजरीन, प्रोग्राम सलाम जेके जारी रहेगा और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात जम्मू कश्मीर की करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कैंसर के हवाले से। जहां नाजरीन कैंसर के मामलात इजाफा हो रहा है उसमें, उसके लिए एक डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा तिजारती